सतवाक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत में चल रहे 18वीं लोकसभा के चुनाव के विषय पर। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि चुनाव में 7 चरण होने वाले हैं और प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। 19 अप्रैल को आज तक के राहुल कंवल ने भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का साक्षात्कार किया है, जब वो गांधीनगर में थे, अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। इस साक्षात्कार में श्री राहुल कंवल जी ने श्री अमित शाह जी से वो सब प्रश्न किए जो बहुत सारे विपक्षी दल उन पर आक्षेप लगाते हैं या बहुत सारे पत्रकार उनसे जानना चाहते हैं, या फिर सामान्य जनों के विचार में भी ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रश्न था कि 2024 में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 370 पार और एनडीए 400 पार, क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, दोनों चुनाव अमित शाह जी देख चुके हैं, तो वो किस आधार पे कहेंगे कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी यदि कुछ है तो उसके बाद भी 370 पार बीजेपी के लिए और 400 पार भारतीय जनता पार्टी के लिए इसको एक लक्ष्य बना सकते हैं। तो श्री अमित शाह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या श्री मोदी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि पिछले 10 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी ने देश को दिया है, या हम एज भारतीय जनता पार्टी अगले 25 साल के लिए देश की जनता को देने वाले हैं, उसके आधार पे देश की जनता हमें एक अवसर और देगी। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। पिछले 10 साल में उन्होंने देश की जनता को क्या क्या दिया है। वो कहते हैं कि पिछले 10 साल में हमने देश की जनता को, जो गरीबी रेखा के नीचे रहे हैं, उन्हें हमने घर दिए हैं, उनके अकाउंट्स खुलवाए हैं, उन्हें कम से कम 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रति मंथ दे रहे हैं, उन्हें बिजली मिल रही है, उन्हें पानी मिल रहा है, उन्हें उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन मिले हैं। इस प्रकार भारत ने अपनी उस जनता को, जो हमेशा सरकारों के ऊपर निर्भर रहती है, उस जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इन सब विश्वासों को पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। तब श्री राहुल कंवल जी पूछते हैं कि ये आपने अपने पिछले टर्म में प्राप्त कर लिया, लेकिन ऐसा क्या है कि आपको आने वाले टर्म में भी भारत की जनता दोबारा चुने? श्री अमित शाह जी सोचते हैं कि अगले टर्म में हम भारत की जनता के लिए और बहुत कुछ करने जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख है कि हम उन्हें यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब
एक देश में सभी नागरिकों के लिए एक कानून, इसकी सौगात देंगे। हम देश की जनता को एक देश में एक चुनाव, इसकी सौगात देंगे। इस पर राहुल कंवल जी ने कहा कि यूसीसी तो ऐसा लगता है कि जैसे आप देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकृत करना चाहते हैं, पोलराइज करना चाहते हैं। श्री अमित शाह जी ने कहा कि इसमें हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का सवाल कैसे उठाया जा सकता है जब कानून देश के सभी जनों के लिए, संपूर्ण जनता के लिए एक ही हो। ध्रुवीकरण का सवाल तब उठता है जब अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग अलग कानून हो। जैसे कि अभी तक कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर उनके कानून को बाकी देश की जनता के कानून से अलग रखा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें पर्सनल लॉ के रूप में शरिया कानून नहीं दे सकती। उन्होंने बताया कि किसी भी विकसित लोकतंत्र में, डेवलप्ड डेमोक्रेसी में शरिया कानून की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि जो डेवलप्ड इस्लामिक देश हैं वहाँ भी शरिया कानून नहीं है। भारत में मुस्लिमों का एक वर्ग शरिया कानून केवल सिविल मामलों में चाहता है, जहां उसे 4 शादी करने का अधिकार मिले, जहां उसे महिलाओं को इनहेरिटेंस देने का एक मौका मिले कि वो उनको दें या ना दें, जो कि हिंदू कानून से अलग है। जो कानून यूसीसी में होगा उसमें देश की सभी महिलाओं के लिए एक ही कानून होगा, चाहे वो विवाह के विषय में हो, चाहे वो इनहेरिटेंस के विषय में हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मुस्लिमों में कोई व्यक्ति 4 शादी कर सकता है। अभी तक प्रचलित 3 तलाक, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख़त्म कर दिया, जिससे मुस्लिम महिलाएं अपने को ज़्यादा सेफ महसूस करती हैं। पहले केवल लोग 3 बार तलाक 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 कहकर मुस्लिम महिलाओं को विवाह से विच्छेदित कर दिया करते थे, जो अब संभव नहीं है। तो इसलिए देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो वो सभी व्यक्तियों पे एक कानून को प्रतिपादित करेगा, और जो किसी भी तरह से पोलराइज करने वाला तो नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त श्री राहुल कंवल ने एक प्रश्न किया कि अगर आप 370 सीटों की बात करते हैं और 400 प्लस की बात एनडीए सरकार के लिए करते हैं, तो कहीं इसका ये मतलब तो नहीं आप देश में संविधान बदलना चाहते हो कि आपके पास बहुमत हो और आप देश का संविधान बदल दें। श्री अमित शाह जी ने कहा कि देखिए, हमारे पास एनडीए के पार्टनर्स को मिलाकर इतना बहुमत हमेशा था कि हम यदि चाहते तो संविधान में मन चाहे परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन ये हमारा इरादा कभी रहा नहीं है। उनका प्रश्न ये भी था कि क्या आप आरक्षण को बदलना चाहते हैं, आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं जो एससीज को या ओबीसीज को या एसटीज को संविधान में दिया गया है। श्री अमित शाह जी ने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। हाँ, हमारे देश में ये जनता सोचती रही है कि जाति के आधार पे नौकरियों में या शिक्षा में या किसी और क्षेत्र में अ, आरक्षण देना उचित नहीं है। इसके विषय पर मैं एक वीडियो शीघ्र ही बनाने जा रहा हूँ। क्या हमारे देश में देश के एक वर्ग को जो कभी वंचित रहा है या किसी भी प्रकार से संपन्न नहीं है, कई क्षेत्रों में उसे सहायता की आवश्यकता है, क्या इस प्रकार के लोगों को नौकरी में या स्कूलों में या पढ़ाई में या कंपटीशन में कहीं आरक्षण की आवश्यकता है या नहीं? इस विषय में मैं शीघ्र ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ और उसमें मैं ये चर्चा करूँगा कि आरक्षण की आवश्यकता है अथवा नहीं। क्या आरक्षण इस तरह से दिया जा सकता है कि देश के किसी भी नागरिक को उससे किसी प्रकार की समस्या ना हो और देश का हर नागरिक जो किसी भी तरह से अपने आप को दीन या हीन पाता है, चाहे वो फाइनेंशियल रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि से किस क्षेत्र में वो रह रहे हैं उसके आधार पे हो, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कारणों से जो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है? अगर है, तो क्या उन्हें आरक्षण ऐसे दिया जा सकता है कि वो किसी और व्यक्ति के अधिकार को छीनता ना प्रतीत हो? ऐसे रास्ते हैं या नहीं हैं? इस पे हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम ज़्यादातर उन विषयों पे चर्चा कर रहे हैं जिस पे अमित शाह जी और राहुल कंवल ने 19 अप्रैल को चर्चा की है। तो उसमें और प्रश्न राहुल कंवल जी ने उठाया कि जैसे अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर तैयार है, प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया, उसका समर्पण किया, प्राण प्रतिष्ठा की, जो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऊंचा अवसर था, एक ऐसा अवसर था जिसने उसे और पार्टीज के तुलना में लोगों में ज़्यादा पॉपुलर किया और उनको एक अलग स्थान पर बैठा दिया, लेकिन अब वो हो चुका है। तो क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मथुरा में कृष्ण मंदिर या काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, इनके विषय में भी कुछ ऐसा करने जा रही है? तो अमित शाह जी ने कहा कि उनके 3 चुनावी मुद्दों में धारा 370, अयोध्या में राम मंदिर और यूसीसी, इसके जन्म से, जब इसका जन्म 1952 में भारतीय जनसंघ के रूप में हुआ था, तब से रहे हैं। उसमें से काफ़ी कुछ भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्राप्त कर चुकी है और देश की जनता को समर्पित कर चुकी है, जैसे कि कश्मीर से धारा 370 का हटाना और उसके बाद कश्मीर की उन्नति। इसी प्रकार अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राम मंदिर का निर्माण और मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का हटाना। इस प्रकार के कई सारे
मुद्दों को बीजेपी सुलझा चुकी है और आने वाले दिनों में यदि कृष्ण मंदिर और काशी के विषय में बात होती है तो ये विषय ऑलरेडी कोर्ट के सामने है। कोर्ट के निर्णय आने पे यदि आवश्यकता होती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन मंदिरों के निर्माण में अवश्य मदद करेगी। इसके अतिरिक्त राहुल कंवल जी ने और भी प्रश्न किए, जैसे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी ज़्यादातर उत्तर के प्रदेशों की पार्टी है जिसमें उसने ग्रोथ की है, उन्नति की है, लेकिन दक्षिण में बढ़े बिना भारतीय जनता पार्टी अपना लक्ष्य प्राप्त करे बहुत मुश्किल है। तो तमिलनाडु और केरला में इन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? क्योंकि आजकल जैसा दिखाई देता है उस हिसाब से शायद भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अच्छा कर रही है, लेकिन केरल में इतनी मेहनत क्यों नहीं कर रही? तो श्री अमित शाह जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में श्री अन्नामलाई जी के नेतृत्व में इस वक्त जो प्रयास किया है उससे एक सर्ज दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में बहुत काम किया है, जबकि केरल में इतना दिखाई नहीं देता। लेकिन केरल में भारतीय जनता पार्टी पहले से अपने प्रयास में लगी हुई है और इसलिए केरल में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ अच्छी सीट्स प्राप्त करेगी और तमिलनाडु में भी सीट्स प्राप्त करेगी। तो इस प्रकार साउथ इंडिया में, भारत के दक्षिणी भाग में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा जब श्री कंवल ने बंगाल या उड़ीसा की बात की तो श्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 30 से लेकर 35 सीट तक इस बार लोकसभा में प्राप्त करने जा रही है और इस बार वो उड़ीसा में भी बीजेडी के साथ नहीं है, क्योंकि वहाँ का कैडर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना अलग स्थान बनाने को लालायित है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अकेले ही चुनाव में जाने का ऐलान कर चुकी है। श्री राहुल कंवल जी का एक प्रश्न था कि आपके कई साथी जैसे महाराष्ट्र में हैं वो आपसे छूटते जा रहे हैं, तो श्री अमित शाह जी ने कहा कि इसके पीछे परिवारवाद एक बड़ा कारण है। परिवारवाद वो है कि जब एक परिवार का व्यक्ति किसी पार्टी के सर्वोच्च पद या इस प्रांत के सर्वोच्च पद या देश के सर्वोच्च पद पर इसलिए अपने अधिकार समझता है कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति उस पर पहले विराजमान रह चुका है। ये सब परिवारवादी पार्टियां हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में परिवारवादी पार्टी है जिसमें उद्धव ठाकरे बाला साहब के बाद अपने अधिकार स्वरूप उस पार्टी के अध्यक्ष बने और इसके बाद वो चाहते हैं कि उस पार्टी में पहले वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनका पुत्र ही मुख्यमंत्री बने। यदि वो एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री का स्थान देते तो निश्चित रूप से उनकी पार्टी नहीं टूटती। इसी प्रकार महाराष्ट्र में यदि हम एनसीपी की बात करें तो यदि शरद पवार जी अपने बाद सुप्रिया सुले को स्थान ना देके अपने बाद अजीत पवार जी को स्थान देने की बात करते तो उनकी पार्टी भी नहीं टूटती। तो इन पार्टी का टूटना भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं हुआ है। इन पार्टीज का टूटना अपनी नीतियों की वजह से हुआ है, जिसमें यह मान के चला जाता है कि कोई व्यक्ति इसलिए किसी पद का पात्र है, अधिकारी है, क्योंकि उसका एक परिवार में जन्म हुआ है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विरोध करती है। मैं अपने एक वीडियो में परिवारवाद के ऊपर भी पूरी चर्चा करने वाला हूं कि परिवारवाद है क्या।
अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं और उनके संतानें भी राजनीति में सक्रिय हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यदि मैं एक आईटी प्रोफेशनल रह चुका हूं और मेरा पुत्र या पुत्री वो भी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो क्या ये परिवारवाद है? यदि एक डॉक्टर है, उसका बच्चा भी मेडिसिन की तैयारी करता है, कंपटीशन में सफल होता है और मेडिसिन में एडमिशन लेता है, क्या ये भी परिवारवाद है? तो हमें परिवारवाद के विषय में अनर्गल बातों को फैलाना नहीं चाहिए और समझना चाहिए कि परिवारवाद है क्या। इसके विषय में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रश्न तो बहुत हैं जो राहुल कंवल जी ने अमित शाह जी से किए हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो में अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वो मेरे वीडियो को लाइक करें, सद्वाक को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। धन्यवाद।